गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे जूलॉजी क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 में गोल्जी काय की खोज, उनके नंबर्स और इनके अदर्स नेम की बात करी थी। आज पार्ट 2 में हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। जैसे कि बोर्ड पर में एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ एक डायग्राम है जिसमें गोल्जी काय के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को मेंशन किया है। गोल्जी काय के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्जी काय का अल्ट्रा स्ट्रक्चर 3 मुख्य संरचनाओं में बटा होता है, जिनमें मुख्यतः फर्स्ट संरचना की बात करें तो जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी या कुंडिकाएं, ये प्रथम संरचनाएं होती है। सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी एक के ऊपर एक नलिकाकार संरचनाएं होती है जो समानांतर व्यवस्थित होती है। ये सिस्टर्नी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो संरचनाएं होती है सिस्टर्नी कहलाती है, जो एक के ऊपर एक नलिका के रूप में व्यवस्थित होती है या पैरेलल व्यवस्थित होती है। सिस्टर्नी की बात करें तो ये थैले समान संरचनाएं होती है या सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। सामान्यतः एक गोल्जी बॉडी में हम बात करें तो इनकी संख्या 4 से 7 होती है। अर्थात सामान्यतः सिस्टर्नी या कुंडिकाएं, हिंदी में इन्हें कुंडिकाएं कहते हैं, इनकी संख्या एक गोल्जी अपरेटस में 4 से लेकर 7 होती है। लेकिन कुछ ऐसी प्लांट सेल्स होती है जिनमें इनकी संख्या अधिक हो सकती है। अतः आप यूं कह सकते हैं कि इनके नंबर्स में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। सिस्टर्नी के अलावा हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट इसके वेसाइकल्स कहलाते हैं। ये वाले जो राउंडेड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए हैं, ये वाले स्ट्रक्चर इनके वेसाइकल्स कहलाते हैं। वेसाइकल जिन्हें हम आश्चर्य भी कहते हैं। वेसाइकल सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक जो स्मूथ होते हैं जिन्हें हम लार्ज सिक्रेटरी वेसाइकल्स कहते हैं, ये स्मूथ वेसाइकल्स या चिकने आश्चर्य सिक्रीशन से संबंधित होते हैं, अतः इन्हें सिक्रेटरी वेसाइकल्स भी कहते हैं या स्रावणकारी आश्चर्य भी कहते हैं। स्रावणकारी आश्चर्य स्मूथ होते हैं या चिकने होते हैं और ये सामान्यतः आप कह सकते हैं कि सिक्रीशन या स्रावण का कार्य करते हैं। अर्थात जब एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है तो ये सिक्रेटरी फॉर्म में अपना कार्य करते हैं। इनके अलावा दूसरे वेसाइकल्स होते हैं जो कोटेड वेसाइकल्स कहलाते हैं, जो सिस्टर्नी से जुड़े हुए रहते हैं या अटैच रहते हैं, जिन्हें हम स्मॉल वेसाइकल्स भी कहते हैं। तो ये छोटे छोटे जो स्मॉल वेसाइकल्स होते हैं ये कोटेड वेसाइकल्स है, इन्हें हम कोटेड वेसाइकल्स कहते हैं। और सेकंड प्रकार के जो वेसाइकल्स है उन्हें हम सिक्रेटरी वेसाइकल्स कहते हैं। अगर बात करें हम इनके फॉर्मेशंस की तो दोनों ही प्रकार के वेसाइकल या आश्चर्यों का निर्माण सिस्टर्नी या कुंडिकाओं की कलिकाएं के द्वारा हुआ है। अर्थात सिस्टर्नी की बडिंग के द्वारा इन वेसाइकल्स का फॉर्मेशन हुआ है। अर्थात सिस्टर्नी के जो मार्जिनल एंड होते हैं, अंतःसिरे होते हैं, इन अंतःसिरों में कलिकाएं या बडिंग का प्रोसेस होता है, जिनके द्वारा इनका मार्जिनल एंड सेपरेट होके अलग हो जाता है और ये वृद्धि करके वेसाइकल्स का फॉर्म शो करता है। अर्थात आप कह सकते हो कि सिस्टर्नी की बडिंग के प्रोसेस के द्वारा इन वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है, जो 2 टाइप्स की होती है। एक स्मॉल वेसाइकल्स होती है जिन्हें हम कोटेड वेसाइकल्स कहते हैं, और एक लार्ज वेसाइकल होते हैं जिन्हें हम सिक्रेटरी वेसाइकल्स कहते हैं। तो बडिंग के प्रोसेस से पहले ये सिस्टर्नी से जुड़े हुए होते हैं या अटैच्ड होते हैं, और जब बडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये एक सेपरेट वेसाइकल्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं। तो सेकंड पार्ट है इनका वेसाइकल्स या आश्चर्य, इन्हें हम आश्चर्य भी कहते हैं। सेकंड पार्ट बात हुई आश्चर्य की। थर्ड बात करते हैं हम, तो थर्ड भाग होते हैं गोल्जी अपरेटस के नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स। ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको शो हो रही है, सिस्टर्ना की जो फोल्डिंग है या इनफोल्डिंग है जो सिस्टर्ना से रिलेटेड होती है, ये संरचनाएं कहलाती है। इसकी
ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं। नलिकाओं की बात करें तो नलिकाएं सिस्टर्नी का ही भाग होती है, अर्थात सिस्टर्नी से ही जुड़ी हुई होती है, लेकिन कुछ जगह ये इनफोल्डिंग या अंतर्वलन शो करती है, जिनके द्वारा ये आप कह सकते हो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करती है, और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स या नलिकाओं के रूप में होता है। नलिकाओं की बात करें तो नलिकाओं का प्रमुख कार्य स्रावण संबंधित होता है, अर्थात ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले विभिन्न प्रकार के सिक्रेटरी सबस्टेंसेस को ग्रहण करती है, और इनका सिस्टर्नी के भीतर मॉडिफिकेशंस होता है, या परिवर्तन होता है, या रूपांतरण होता है, या आप कह सकते हैं इनका स्टोरेज होता है, और कुछ समय के बाद में ये सिक्रेटरी वेसाइकल्स के थ्रू साइटोप्लाज्म या सेल के बाहर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तीन महत्वपूर्ण संरचनाएं गोल्जी अपरेटस का फॉर्मेशन करती है, जिनमें फर्स्ट कुंडिकाएं, जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं, इनकी संख्या 4 से 7 होती है, और ये पैरेलल एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। और हम बात करें सेकंड संरचना की, जिन्हें वेसाइकल या आश्चर्य कहते हैं। वेसाइकल दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल वेसाइकल जिन्हें कोटेड वेसाइकल्स कहते हैं, और लार्ज वेसाइकल जिन्हें हम सिक्रेटरी वेसाइकल्स कहते हैं। सिक्रेटरी वेसाइकल्स सामान्यतः अधिकांशतः यूं कह सकते हो आप मैच्योरिंग या ट्रांस फेज की तरफ स्थित होता है, अर्थात एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस को सिक्रीट करने का कार्य करते हैं। इनके अलावा थर्ड पार्ट बात करें हम ट्यूब्यूल्स की, तो ट्यूब्यूल सामान्यतः जो सिस और फॉर्मिंग फेज होती है सिस्टर्नी की, उसकी तरफ अधिक देखने को मिलती है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस को रिसीव करने का कार्य करती है, जहां ये सिस्टर्नी के भीतर पहुंचाकर उन्हें रूपांतरित करने का कार्य करती है। तो ये तीन महत्वपूर्ण भाग है जिनसे मिलकर एक गोल्जी अपरेटस बना होता है। इनके अलावा हम बात करें मैच्योरिंग और ट्रांस फेज की, तो मैच्योरिंग और ट्रांस फेज और सिस और फॉर्मिंग फेज, ये दो अलग अलग प्रावस्थाएं हैं। आप मेरे हाथ को देख रहे हैं, ये ऊपर वाली जो सरफेस है ये अवतल सरफेस होती है, ठीक है। तो अवतल सरफेस ये मैच्योरिंग और ट्रांस फेज शो करती है, अर्थात ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये इसकी अवतल सतह को दर्शाता है, जिसे हम मैच्योरिंग या ट्रांस फेज कहते हैं। मैच्योरिंग फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस का सीक्रेशन की प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो जाती है, और यहां से सिक्रेटरी सब्सटेंसेस विभिन्न प्रकार के सेल्स में, या आप कह सकते हो सेल्स के विभिन्न प्लेसेस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये तो हुई इसकी अवतल सतह या ट्रांस फेज, और ये नीचे वाली जो सतह हुई ये हुई इसकी उत्तल सतह, जिन्हें हम सिस और फॉर्मिंग फेज कहते हैं। अगर इनकी पोजीशन की बात करें तो सिस और फॉर्मिंग फेज न्यूक्लियस के पास स्थित होती है, अर्थात ये वाली जो नीचे वाली सतह होती है ये न्यूक्लियस के पास स्थित होती है, सिस और फॉर्मिंग फेज। और बात करें मैच्योरिंग और ट्रांस फेज की, तो ट्रांस फेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास स्थित होती है, कोशिका कला के पास स्थित होती है। क्यों? क्योंकि यहां से सिक्रेटरी वेसाइकल्स के थ्रू विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए अन्य सेल्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, या सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड फेज होती है इसकी मैच्योरिंग फेज, और न्यूक्लियस से अटैच जो फेज होती है उसे हम कहते हैं सिस और फॉर्मिंग फेज। तो स्टूडेंट्स, ये थी इसकी जनरल स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बेसिस पे स्टडी। आप इसे अच्छी तरह से देखिए, और अगर आवश्यकता हो तो आप मेरी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की डिटेल से आप स्टडी कर सकते हैं। अब बात करें हम गोल्जी काई के कार्य की। अगर हम गोल्जी काई के कार्य या फंक्शंस की बात करें तो इनके कुछ मेजर फंक्शंस होते हैं, जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ये कार्य या फंक्शन निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से श्रावण, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि गोल्जी काई का प्रमुख कार्य ही श्रावण या सीक्रेशन है। सीक्रेशन की बात करें तो सीक्रेशन के बेसिस पे इन्हें हम प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल्स कहते हैं। अर्थात आप यूं कह सकते हो कि वृहद अणुओं का ट्रांसफर करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका ट्रांसफर ही नहीं, सीक्रेशन के साथ साथ ये स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज के साथ साथ ये मॉडिफाइड भी करते हैं। अर्थात
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप सब जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के लिपिड्स, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होता है, अंतःपर्दवीय जालिका में संश्लेषण होता है। वहां से ये अंतःपर्दवीय जालिका इनके अटैच होती है, क्योंकि गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बिल्कुल निकट से संबंध दर्शाती है या क्लोजली अटैच रहती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सिंथेसिस होता है सब्सटेंसेस का, वो पदार्थ यहाँ फॉर्मिंग फेज से सिस्टर्नी में भेज दिए जाते हैं और सिस्टर्नी में यहाँ इनका स्टोरेज होता है कुछ समय के लिए, और स्टोरेज के साथ साथ इनका मॉडिफिकेशंस भी होता है, या आप कह सकते हो जैव संचय इनमें देखने को मिलता है। और कुछ संचय होने के बाद या रूपांतरण होने के बाद ये पदार्थ लार्ज सिक्रीटरी वेसाइकल की सहायता से एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल के बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। तो स्रावण इनका प्रमुख कार्य है। सेकंड हम बात करें तो ये स्रावण के साथ साथ पैकेजिंग का कार्य भी करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनकी पैकेजिंग करने का कार्य भी करते हैं। अर्थात सिस्टर्नी में पैकेजिंग का प्रोसेस होता है, तो सिक्रीशन के साथ साथ ये स्टोरेज करने का कार्य भी करते हैं या विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स का पैकेजिंग करने का कार्य भी करते हैं। इनके अलावा लाइसोसोम के फॉर्मेशन में गोल्जी बॉडी सहायक होती है। केवल गोल्जी बॉडी ही नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों मिलकर लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। और आप सब जानते हैं लाइसोसोम एक डाइजेस्टिव सेल ऑर्गेनेल्स है जो विभिन्न प्रकार के फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक्सोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस के द्वारा बाहर रिमूव करता है। नेक्स्ट बात करें तो सेल प्लेट फॉर्मेशन में गोल्जी बॉडी सहायक होती है। सेल प्लेट कोशिका पट्टी विधि, आपने देखा होगा प्लांट्स में सेल डिवीजन के दौरान जो मेथड देखने को मिलता है वो सेल प्लेट मेथड होता है। तो सेल प्लेट मेथड में जो सेल प्लेट बनती है या कोशिका पट्टी बनती है, उस कोशिका पट्टी का साइटोकाइनेसिस के दौरान गोल्जी बॉडी के द्वारा फॉर्मेशन होता है या योगदान होता है। इनके अलावा आपने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा होगा। फर्टिलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा मैमल्स में या ह्यूमन में स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसका जो हेड रीजन होता है या शीर्ष क्षेत्र होता है उसमें एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है या केप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी की सहायता से होता है। अर्थात शुक्राणुओं के शीर्ष में एक्रोसोम नामक जो संरचना होती है उसके निर्माण में गोल्जी काय का प्रमुख योगदान होता है। और मैं आपको स्टूडेंट्स याद दिला दूं, एक्रोसोम में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जिनकी सहायता से एक्रोसोम अंडाणु की झिल्ली को भेदता हुआ शुक्राणु के विभिन्न प्रकार के इंटरनल पदार्थ को या आप कह सकते हो आंतरिक पदार्थ को अंडाणु या ओवम सेल्स के भीतर ट्रांसफर करता है। तो एक्रोसोम जो केप लाइक स्ट्रक्चर होता है उस एक्रोसोम के फॉर्मेशन में गोल्जी बॉडी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इनके अलावा आपने देखा होगा अंडे में जो विटेलाइन मेम्ब्रेन बनती है, एक की जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है या पीतक झिल्ली का जो निर्माण होता है उसमें भी गोल्जी बॉडी का महत्वपूर्ण रोल है। अतः आप कह सकते हैं कि अंडे में पीतक झिल्ली के निर्माण में गोल्जी काय का योगदान रहता है। इनके अलावा हेमीसेलुलोज फॉर्मेशन, हेमीसेलुलोज जो सब्सटेंसेज होता है या पदार्थ होते हैं उनमें इनके निर्माण में गोल्जी काय का योगदान रहता है या आप कह सकते हो गोल्जी काय की सहायता से हेमीसेलुलोज पदार्थों का निर्माण होता है। इनके अलावा बात करें हम सिंथेसिस की तो पॉलीसेकेराइड का सिंथेसिस होता है। अर्थात आप कह सकते हो कि कई प्रकार की शर्कराएं जिनका सिंथेसिस या संश्लेषण गोल्जी बॉडी की सहायता से होता है, जिनमें पॉलीसेकेराइड्स आते हैं। सामान्यतः पॉलीसेकेराइड में जैसे सिएलिक एसिड एक पॉलीसेकेराइड है जिनका फॉर्मेशन का प्रोसेस गोल्जी बॉडी में देखा गया है। तो इनके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रोटीन सीक्रेशंस में, लिपिड सीक्रेशंस में, प्रोटीन या वसा के स्रावण में इनका योगदान रहता है। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस थे। इनके अलावा सैकड़ों कार्य होते हैं गोल्जी काय के, लेकिन कुछ मेजर फंक्शंस हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पार्ट 2 को आप बार बार रिवाइज कीजिए और गोल्जी जटिल से संबंधित अगर कोई
क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अतिशीघ्र उसको सोल्व या जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाले दिनों में अन्य सेल ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम आदि को आपके सामने ला सकूं और अधिक सिंपल तरीके से या सरल तरीके से मैं डिफाइन कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।